नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के रिजल्ट के बारे में। हाल ही में कक्षा 12वीं के रिजल्ट को तैयार करने के लिए आवश्यक निर्देश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी किए गए हैं। अब आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना रिजल्ट बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो इस वीडियो को शुरू करने के लिए सीधे हम हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी किए गए इस आदेश पर आ जाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि आदेश हाल ही में जारी हुआ है और इस आदेश में कोविड-19 संक्रमण की गंभीरता और विषम परिस्थितियों को लेकर जो परीक्षा निरस्त की गई है उसके बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें इस बार जो कक्षा 12वीं का आपका परीक्षा परिणाम बनना है, तो ये जो है कक्षा 10वीं के विषयों के आधार पर हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के व्यावसायिक परीक्षा वर्ष 2021 के लिए तैयार किया जाने वाला है। और इसमें विशेष बात अब ये होगी कि ये जो कक्षा 12वीं का इस बार का परीक्षा परिणाम होगा, नियमित और स्वाध्यायी दोनों विद्यार्थियों के लिए होगा जिन्होंने की परीक्षा आवेदन पत्र भरा है। तो उन सभी बच्चों के लिए कक्षा 10वीं के सर्वश्रेष्ठ 5 विषयों को आधार मानकर कक्षा 12वीं का जो है रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। अब इस कक्षा 12वीं का रिजल्ट तैयार करने के लिए हाई स्कूल के विषयों का ही हायर सेकेंडरी और व्यावसायिक के संकायवार ट्रेडवार विषयों से मैपिंग करने के निर्देश जारी किए गए और मैपिंग की तालिका भी दी गई है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से आसानी से कक्षा 10वीं के रिजल्ट के आधार पर अपना कक्षा 12वीं का रिजल्ट तय कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी खबर है कि मध्य प्रदेश शासन ने कक्षा 10वीं के रिजल्ट को आधार मानकर कक्षा 12वीं का रिजल्ट बनाने का निर्णय लिया है। और आप देख सकते हैं कि जो कक्षा 10वीं में ऐसे विषय जो कक्षा 10वीं में कक्षा 12वीं में है लेकिन कक्षा 10वीं में नहीं है, तो अतिरिक्त विषय अतिरिक्त संकाय के लिए जो है हाई स्कूल के साथ मुख्य संकाय के अनुसार मैप किए गए विषय होंगे और उन विषय के अनुसार ही अंक प्रदान किए जाएंगे। यानी कि मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जो है विषयों की मैपिंग की गई है कक्षा 10वीं और 12वीं की, जिसके आधार पर आपका रिजल्ट तैयार होना है। तो श्रेणी सुधार छात्रों के अंक जो है तालिका क्रमांक 1 में दिए हैं, जिनको हम आपको बताने वाले हैं, और हाई स्कूल से मैप किए गए समूह के अंक के अनुसार ही उन्हें दिए जाएंगे। बेस्ट ऑफ 5 पद्धति के अनुसार जो है हायर सेकेंडरी का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। और हाई स्कूल के जो सबसे अधिक अंक वाले जो विषय थे, जो पिछले वर्ष या पिछले 2 वर्ष पहले जो कक्षा 10वीं में आपने अंक अर्जित किए हैं, तो जो 5 विषय हैं जिनमें सबसे सर्वाधिक अंक आपने अर्जित किए गए हैं, उन विषयों को इसमें लिया जाएगा। और 6वें विषय के रूप में अतिरिक्त 6वां विषय जो है हायर सेकेंडरी के जिस विषय से मैप किया जाएगा, उस विषय में हाई स्कूल के तृतीय भाषा विषय के अंक प्रदान किए जाएंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूं कि हाई स्कूल में सामाजिक विज्ञान विषय के अंक जो है बेस्ट ऑफ 5 पद्धति के अंतर्गत बाहर होते हैं, तो उनके परिणाम में नहीं जोड़े जाएंगे। मतलब यहाँ पर सीधा सीधा है कि सामाजिक विज्ञान विषय के अंक बेस्ट ऑफ 5 पद्धति के अंतर्गत अगर बाहर होने के कारण उसके परिणाम में नहीं जोड़े गए हैं, तो ऐसे छात्र को हायर सेकेंडरी के परीक्षा परिणाम में सामाजिक विज्ञान विषय के अंकों के स्थान पर हाई स्कूल की तृतीय भाषा के अंक प्रदान किए जाएंगे। यानी कि बेस्ट ऑफ 5 की बात कर रहे हैं, तो आप देख पाते हैं जैसे मान लीजिए बेस्ट ऑफ 5 में आपका सामाजिक विज्ञान का विषय नहीं आ रहा है, उसमें आपको कम नंबर आए हैं और वो बेस्ट ऑफ 5 में नहीं आ रहा है, तो क्या होने वाला है कक्षा 12वीं में? तो कक्षा 12वीं में आपका जो है सामाजिक विज्ञान विषय के अंकों के स्थान पर क्या होने वाला है कि हाई स्कूल के जो तृतीय भाषा आपने ली थी उसके अंक प्रदान किए जाएंगे। यानी सामाजिक विज्ञान का विषय अगर आपका कक्षा 12वीं में है और कक्षा 10वीं में सामाजिक विज्ञान का विषय बेस्ट ऑफ 5 में नहीं आया था, तो ऐसी स्थिति में कक्षा 10वीं का जो तृतीय भाषा आपकी होगी उसके अंक इसमें प्रदान किए जाएंगे। अगर तृतीय भाषा ने संस्कृत हो तो संस्कृत के अंक प्रदान किए जाएंगे। अगर तृतीय भाषा के रूप में आपने जो है या उर्दू ली हो या अन्य कोई विषय लिया हो, तो उसके अंक जो है सामाजिक विज्ञान के रूप में प्रदान किए जाएंगे। प्रायोगिक विषय की बारे में बात कर लेते तो प्रायोगिक परीक्षा के मापदंड जो है यहाँ क्या होने वाला है कि प्रत्येक विषय का निर्धारित मापदंड अनुसार कुल 100 अंकों में से गणना की जाएगी, चाहे वो नियमित विद्यार्थी हो चाहे वो स्वाध्यायी वाला हो। तो उनके प्रायोगिक भाग वाले विषयों में प्रायोगिक भाग में अंक छात्र द्वारा 100 में से अर्जित प्राप्तांकों के प्रतिशत के अधिभार के आधार पर दिए जाने वाले हैं। तो इसका मतलब मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ
कि मान लीजिए किसी छात्र को विज्ञान भौतिक विषय है या फिजिक्स जिसको हम बोलते हैं, उसमें जो अंक प्राप्त हुए हैं, मान लीजिए वो 100 अंक प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर क्या करने होने वाला है कि छात्र को 70% अंक प्राप्त होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 100 की जगह मैं बात लूं कि 70% अंक प्राप्त हो रहे हैं, 70 नंबर बच्चे को मिल रहे हैं। तो अगर 100 में 70 नंबर मिल रहे हैं, 70% अंक मिल रहे हैं फिजिक्स में, तो उसमें से क्या होने वाला है कि 70% का 30% निकलेगा। तो 70% का जो 30% होगा, यानी कि 70% अंक जो है उनका 30% होने वाला 21 अंक है, तो 21 अंक जो है आपको प्रायोगिक में दिए जाएंगे, और शेष जो 70 अंक में से 49 अंक बन रहे हैं ये आपको सैद्धांतिक विषय में दर्शाए जाएंगे। यानी कि जो भी आपका विषय होगा उस विषय के जो अंक होंगे वो इक्वल टू 100 अंक के बराबर माने जाएंगे, और उसी के आधार पर उसका 30% आपको प्रायोगिक में दिया जाएगा और 70% आपको सैद्धांतिक में दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर 100 नंबर के पेपर में से 100 नंबर प्राप्त होते हैं तो 30 नंबर आपके हो जाएंगे प्रैक्टिकल के और 70 नंबर हो जाएंगे आपके थ्योरी वाले पार्ट के। तो यहाँ पर उस तरह से उदाहरण दिया गया है। तो बहुत सिंपल तरीका अपनाया गया है कि जो आपको किसी विषय में अगर प्रैक्टिकल वाला विषय है तो उसका 30 जो प्राप्तांक मिले हैं उसका 30% जो है आपका प्रैक्टिकल में जाएगा और 70% जो आपका सैद्धांतिक विषय में जाने वाला है। अगर बात करें कि अन्य राज्य और अन्य बोर्ड से अगर हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की गई हो बच्चे ने और उसका अंक उनका रिजल्ट कैसे बनेगा, तो ऐसी स्थिति में कक्षा 10वीं की अंक सूची अनुसार नियमित छात्रों को संबंधित संस्था और स्वाध्याय छात्रों को संबंधित अग्रसर संस्था के माध्यम से दिनांक 5 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन अंक भरना होंगे और अंक सूची अपलोड करना अनिवार्य होगी। यानी कि मान लीजिए ऐसे बच्चे हैं जो अन्य राज्य से आए हुए हैं या अन्य बोर्ड से जिन्होंने हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करी है और कक्षा 11वीं से आपके स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका कक्षा 12वीं का रिजल्ट तैयार होना है, तो अगर वो नियमित विद्यार्थी हैं तो उन्हें जो भी संबंधित संस्था होगी उनको जो है एमपी ऑनलाइन का लॉगिन दिया जा रहा है और उस पर वो जो है ऑनलाइन अंक जमा करेंगे 5 जुलाई तक। और यदि स्वाध्यायी छात्र था तो जो अग्रसर संस्था होगी जहां से उसका प्राइवेट फॉर्म फॉरवर्ड हुआ है वो अग्रसर संस्था के माध्यम से जो है अंक और अंक सूची अपलोड करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। तो ये जो है अन्य राज्य बोर्ड के कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने वाले जो छात्र होंगे उनका रोल नंबर वाइज सूची जो है संबंधित संस्था अग्रसर संस्था को जो है एमपी ऑनलाइन के लॉगिन पर उपलब्ध करवाई जा रही है और उससे वो जो है सूची में से जो नंबर चुनेंगे और उस नंबर की प्रविष्टि वो कर पाएंगे। तो इस तरह की व्यवस्था एमपी बोर्ड द्वारा यहाँ पर की गई है। तीसरा है प्रत्येक छात्र हेतु प्रथम द्वितीय और तृतीय भाषा के अंक भरने की सुविधा उसमें होगी कि प्रथम भाषा द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा के अंक जो है अन्य राज्य वाले या अन्य बोर्ड से आने वाले विद्यार्थियों के लिए भरे जाएंगे। वहीं हम बात करते हैं अब आपको कि अगर किसी राज्य या अन्य बोर्ड से कोई बच्चा आया है और उसकी तृतीय भाषा वहां पर है ही नहीं तो वहां पर एनए लिखना होगा। तो यानी कि ये जो नियम है ये नियम उन बच्चों पे लागू होंगे जो कि अन्य बोर्ड से आए हैं या अन्य राज्य से आए हैं। अगर एमपी बोर्ड से ही हैं तो उनके लिए नियम लागू नहीं होने वाले हैं। तो यहाँ पर मतलब जो अन्य राज्य से जो आए हैं बच्चे उनके लिए रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया यहाँ पर दर्शाई गई है और उन्हीं के बच्चों के बारे में प्रायोगिक और आंतरिक भाषा वाले विषय के बारे में जानकारी दी गई है। तो उनको प्रायोगिक और आंतरिक भाषा वाले विषय में सैद्धांतिक और प्रायोगिक भाग के अंकों को जोड़कर कुल 100 में से अंक प्रदान किए जाएंगे और वहाँ जो अन्य राज्य से जो बच्चे आए उनकी अंक सूची भी स्कैन करके अपलोड करनी होगी। तो सारी प्रक्रिया होने वाली है। अगला हम बात करें यदि कोई छात्र जो कि अपने प्राप्तांक से असंतुष्ट हैं तो वो कोविड-19 के संकट काल की समाप्ति के उपरांत क्या कर सकता है, माध्यमिक शिक्षा मंडल से अनुमति ले सकता है और परीक्षा आने वाली परीक्षा में भाग ले सकता है। और ऐसे छात्रों को परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 7 दिवस की अवधि में परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए नियमित छात्र को संबंधित संस्था में और स्वाध्यायी छात्र को संबंधित अग्रसर संस्था में ऑनलाइन पंजीयन करना अनिवार्य होगा। इन्हें माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने सुविधा दी है कि ऐसे बच्चे जो असंतुष्ट है इस प्रक्रिया से वो रिजल्ट घोषित होने के 7 दिन के अंदर अंदर अपनी संबंधित संस्था जिसमें वो पढ़ रहे हैं या फिर वो अगर प्राइवेट हैं तो जिससे अग्रसित संस्था जो है वहां पर उनको 7 दिवस में ऑनलाइन फॉर्म जमा करना होगा।
और अगली महत्वपूर्ण बात, इस वर्ष जो हायर सेकेंडरी की जो परीक्षा परिणाम होंगे उनकी मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी, ना ही ऐसे बच्चों को इस बार लैपटॉप की सुविधा मिलने वाली है। तो अब हम आपको ले चलते हैं सीधे सीधे सारणी की तरफ। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हाई स्कूल के नंबर कैसे हायर सेकेंडरी में दिए जाएंगे, तो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा इसके लिए मैपिंग की गई है विषयों की। देखिए 2-3 तरह की लैंग्वेज होती है हमारी, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज। तो फर्स्ट लैंग्वेज जनरली हमारी मातृभाषा हिंदी होती है, सेकंड लैंग्वेज में हम लोग अंग्रेजी लेते हैं, और थर्ड लैंग्वेज हमारी संस्कृत हो सकती है या उर्दू या अन्य कोई लैंग्वेज हो सकती है, पर सामान्यतः संस्कृत लैंग्वेज होती है। तो जो हाई स्कूल में फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी के जो नंबर होंगे एज इट इज नंबर हायर सेकेंडरी में दिए जाएंगे, उसी तरीके से अंग्रेजी के नंबर होंगे अंग्रेजी में दिए जाएंगे, और जो संस्कृत के नंबर होंगे वो संस्कृत में दिए जाएंगे। यानी फर्स्ट लैंग्वेज में जो आपको 10वीं में नंबर मिले थे वो के वही नंबर अब आपको 12वीं में यहाँ पर बहुत आसानी से मिल जाने वाले हैं। और अगर बात करें सेकंड लैंग्वेज में, यहाँ पर ऐसे जिनका व्यावसायिक शिक्षा पद्धति में जो बच्चे थे जो कि वोकेशनल एजुकेशन से पढ़ रहे थे, तो उनको वोकेशनल एजुकेशन के नंबर भी सेकंड लैंग्वेज में जो नंबर प्राप्त हुए थे वही नंबर उनको दिए जाएंगे। अब हम आपको बता देते हैं, साइंस विषय मान लीजिए किसी बच्चे का था 10वीं में और 12वीं में अब क्या होने वाला है। तो साइंस विषय में अगर जो नंबर उनको प्राप्त हुए थे तो वो यहाँ पर किस तरह से दिए जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि साइंस में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, और साइंस में ये जो है एग्रीकल्चर ग्रुप अलग है और होम साइंस ग्रुप अलग है। तो इन सब ग्रुप में अगर बच्चे का चाहे फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, साइंस विषय में मिलने वाले जो नंबर थे, साइंस में विज्ञान विषय में जो उसे 10वीं में नंबर मिले थे वही नंबर तीनों विषय में दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप इस बात को स्पष्ट कर लें कि जो 10वीं में नंबर दिए गए थे एज इट इज नंबर दिए जा रहे हैं, यहाँ पे किसी प्रकार का अधिभार नहीं लिया गया। तो यहाँ पर ये जो टेबल दे रखी है, एग्रीकल्चर में भी ये सब्जेक्ट होते हैं, एलिमेंट ऑफ साइंस होता है, क्रॉप प्रोडक्शन होता है, एनिमल हस्बेंड्री होता है। तो अगर तीनों में से कोई सब्जेक्ट था तो जो विज्ञान के जो नंबर मिले 10वीं में वो नंबर इन सब्जेक्ट में दिए जाएंगे, और उस तरीके से फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इनमें भी यही नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो विषय आपको दिखाई दे रहे हैं उनके जो नंबर होंगे वो विज्ञान विषय में 10वीं में जो नंबर प्राप्त हुए थे वो नंबर एज इट इज यहाँ पर दिए जाएंगे। अगला बात करते हैं गणित के बारे में। तो मैथ्स में जो 10वीं में आपको नंबर मिले थे वो नंबर आपको यहाँ पर जो है मैथ्स में एज इट इज दिए जाने वाले हैं। मैथ्स में अगर आपका मैथ्स की जगह बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी है तब भी आपको मैथ्स के नंबर ही दिए जाएंगे। तो बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी कॉमर्स वाले विद्यार्थियों के लिए होता है। तो जो कॉमर्स वाले विद्यार्थी हैं उनको भी जो 10वीं में गणित के नंबर मिले थे वही नंबर उनको कॉमर्स में दिए जाएंगे। अगला हम बात करते हैं सोशल साइंस की। तो ऐसे बच्चे जिनका की आर्ट सब्जेक्ट रहा है, जिनका कॉमर्स सब्जेक्ट रहा है और जिनका ह्यूमैनिटी ग्रुप रहा हो, उनको सोशल साइंस में जो नंबर मिले हैं वो नंबर दिए जाएंगे। यानी सोशल साइंस में मान लीजिए आपको 100 में से 50 नंबर मिले हैं, तो आपको हिस्ट्री में, जियोग्राफी में, पॉलिटिकल साइंस में, इनमें सब में भी वही नंबर दिए जाने वाले हैं। आपकी बात करें कॉमर्स ग्रुप की तो बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स में सोशल साइंस के नंबर दिए जाएंगे, जबकि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में मैथ्स के नंबर दिए जाएंगे। तालिका नंबर 2 की बात करते हैं तो साथ ही तालिका नंबर 2 है व्यावसायिक ट्रेड के लिए, यानी कि जिनको वोकेशनल एजुकेशन मिला है उनके लिए। तो अब यह फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज को तो आप समझ ही चुके हैं कि एज इट इज नंबर दिए जाने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई मान लीजिए साइंस किसी का ट्रेड बेकरी था, या किसी का ट्रेड कंप्यूटर था, या इलेक्ट्रॉनिक था, फूड था, मेडिकल था, रिपेयर था, डेयरी, फार्म, हॉर्टिकल्चर, मोटर या फाउंडेशन, इनमें से जो भी ट्रेड आपका रहा है तो उस ट्रेड के जो नंबर है साइंस के नंबर में से दिए जाएंगे। यानी कि हाई स्कूल में कक्षा 10वीं में अगर विज्ञान विषय में जो भी नंबर आपको मिले थे वही नंबर आपको इन ट्रेड में दिए जाएंगे, अगर आपका इनमें से कोई एक वोकेशनल सब्जेक्ट रहा तो। और अगर आपका वोकेशनल सब्जेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रहा हो, बैंकिंग रहा हो, बुक कीपिंग रहा हो, तो आपको गणित में जो नंबर मिले थे 10वीं में वो नंबर यहाँ पर दिए जाने वाले हैं। सोशल साइंस की हम बात करें, सोशल साइंस में यहाँ पे आपको जो अभी अगर 12वीं में आपका गारमेंट मेकिंग है, स्टेनो में है, या आप स्टोर कीपिंग में है, या प्रिंटिंग बाइंडिंग में है, तो सोशल साइंसेस के जो नंबर थे वो नंबर दिए जाएंगे। तो इस तरह से माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा
विषयों की मैपिंग कर दी गई है कि किस तरह से 10वीं के नंबर 12वीं में दिए जाएंगे। तो 10वीं के नंबर 12वीं में देने का फार्मूला यहाँ पर तय कर दिया गया है और ये आदेश भी जारी कर दिया गया है। तो जो बच्चों को 10वीं का रिजल्ट था, 10वीं के रिजल्ट के आधार पर ही 12वीं के नंबर रिजल्ट बनने वाला है और एज इट इज नंबर दिए जा रहे हैं और कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये कि चाहे वो प्राइवेट बच्चा हो, चाहे वो नियमित स्टूडेंट हो, कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, सभी को जो है पास किया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर बच्चे को किसी जो 10वीं में जो नंबर मिले थे उसके अनुसार होगा, तो चूंकि 10वीं में बच्चा पास हुआ है इसीलिए वो 12वीं में आया है, तो ऑब्वियसली वो बच्चा फेल होने का सवाल ही नहीं होता। तो बहुत आसानी से यहाँ पर अब आपको नंबर मिलने वाले हैं और प्रैक्टिकल में मैंने बता दिया है कि 70-30 का फार्मूला लगाया गया है। तो काफी अच्छे तरीके से सिंपल शॉर्ट में इस बार रिजल्ट बनाया जा रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको इस बारे में किसी प्रकार का संशय है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमें आपके प्रश्नों का जवाब देने में खुशी होगी। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल एजुकेशन पोर्टल का यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।